अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को, और जो हमारा टॉपिक है जिसे कंटिन्यू करते हैं वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स रीसेंट क्लास थी हमारी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, उस पर क्लिक कीजिए और सीखो उसमें वीडियोज़ को देखिए ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। और कई दफ़ा लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम आ सकती है, दुश्वारी आ सकती है सामने, तो उसका आसान हल यही है कि आप प्ले लिस्ट को फॉलो करें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि नेचुरल सिस्टम्स होते हैं और आर्टिफिशियल सिस्टम्स होते हैं। नेचुरल सिस्टम जिसे जो गॉड ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स होते हैं वो ह्यूमन ओरिएंटेड होते हैं। अब नेचुरल सिस्टम्स और उसकी टाइप्स हैं इस आर्टिकल के अंदर, यानी आर्टिकल 1.2.1 एंड सो ऑन 2.1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 देयर आर 4 टाइप्स आर मेंशन्ड इन दिस, और हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो अलग से एक और एक्सप्लेनेशन दे दी गई है नेचुरल सिस्टम्स की, उसको भी देख लेते हैं। यानी आर्टिकल 1.2.1 बताया क्या गया है कि नेचुरल सिस्टम्स जो हैं ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, जो पहले भी बात हो चुकी है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑपरेट इंडिपेंडेंटली मतलब ये खुद ही चल रहे हैं, ये कुदरत ने एक फंक्शन ऑन कर दिया है, वो ऑटोमेटिकली मशीन जैसे चल रही होती है वैसे ही ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है यूनिवर्स का, कॉस्मोस का, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। इसमें किसी की ह्यूमन की मुदाखलत नहीं है। देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, डिस्कस हुआ था लास्ट लेक्चर में। या गवर्नड बाय नेचुरल सिस्टम्स, ठीक है, गवर्नड का मतलब होता है इसको चला कौन रहा है, नेचुरल सिस्टम चल रहा है। चला नेचुरल सिस्टम को कौन रहा है, अल्लाह ताला। या तो ये एक नेचुरल सिस्टम है जो गवर्नड का मतलब चलाया जा रहा है। ओके, वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस, बिल्कुल ठीक बात है। नेचुरल सिस्टम की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। आप कहेंगे सर एटम्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये पार्टिकल्स हो गए ना। इसी तरीके से अगर आप ये कहेंगे सर सैंड है एक, फिर खेत ट्रीज वगैरह आ जाते हैं, तो इतनी सारी फॉर्म्स हैं कि किस किस के अंदर आप एनिमल्स हैं, ओशियंस हैं, तो देयर आर सो मेनी फॉर्म्स एंड साइजेस आल्सो। कैसे? फ्रॉम टाइनी सेल्स टू ह्यूज लाइक ओशियंस। टाइनी सेल्स मतलब जैसे एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हो सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ह्यूमन आई से देख ही नहीं सकते। ठीक है, ह्यूमन आई की एक लिमिट है कि उससे छोटा एलिमेंट हम नहीं देख सकते अपनी आंख से, और वैसे ही एक लिमिट के बाद हम एक दूरी के बाद भी नहीं देख सकते। So there are some restrictions we are having in our eyesight. So वहां से पता चलता है कि हम क्या कह रहे हैं कि जो नेचुरल सिस्टम्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, वेरी टाइनी सेल्स, ठीक, और कहां तक हो सकते हैं, टू ह्यूज लाइक, और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि नेचुरल सिस्टम ओशियंस, समुद्रों का निजाम देखिए ना, कितने बड़े बड़े समुद्र हैं, तो वो इतने बड़े ओशियंस चल तो रहे हैं। फॉरेस्ट, जंगलात, जो दिन ब दिन, मतलब अगर आप गौर करें जहां जहां डिस्कवरी पहुंच रही है ह्यूमंस की, तो फॉरेस्ट एक कुदरती तौर पे अगर मुझे कोई कहे तो वो करिश्मा है, मौजूजा है। अगर आप उसे गौर से देखो कि यार ये क्या जगह है यार, तो फॉरेस्ट भी एक तरह से करिश्माती चीज है। ठीक है, ओशियंस भी करिश्माती चीज है बिल्कुल, क्योंकि उसे नेचुरल कुदरती तौर पे उसे हैंडल किया जा रहा है, उसे गॉड हैंडल कर रहा है, अल्लाह हैंडल कर रहा है, ह्यूमंस के बस की बात नहीं। कोस्मोस यानी पूरी कायनात के सेलुलर सिस्टम, ये वाला सिस्टम, वो वाला सिस्टम, कोस्मोस सिस्टम उसको कहते हैं। पॉइंट ये है कि नेचुरल सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जो कुदरती तौर पर चल रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ताला जी चला रहे हैं, जो हमारी हैसियत से बाहर हैं। उन्हें समझना भी पूरी तरह से काफ़ी हद तक हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ 7 to 9 स्टार्स का पता कर पाए हैं जो नेबर में रहते हैं सन के। इसके अलावा पता नहीं इनफाइनाइट तारे हैं जिनका पता ही नहीं है। ठीक है, नाम रखना तो दूर की बात। ऑलराइट, अब एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिस्टम, मतलब इसकी 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। हम चारों को एक एक करके डिटेल से देखेंगे। अभी मैं 2 को डिस्कस करता हूँ, फिर बोर्ड को इरेज करके बाकी 2 लिखूंगा और वो भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स टॉपिक को कंटिन्यू करना। 1.2.1.1 यानी आर्टिकल का ये नंबर है, फिजिकल सिस्टम्स। फिजिकल से ही बात पकड़ में आ रही है। अब उन एटम्स की बात होने लगी है जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिजिकल सिस्टम में क्या बताया जा रहा है, गवर्नड बाय फिजिकल लॉज, या जिसपे फिजिकल लॉज अप्लाई किए जा सकते हैं, नेचुरल नहीं, फिजिकल। ये बात को ठीक से समझिएगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जो स्टूडेंट केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं, फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हैं, जिन्हें अच्छे से समझ आती है उन सब्जेक्ट्स की, उन्हें ये बात वैसे ही समझ आ गई होगी, और अब थोड़ी और बेटर वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप गौर करें तो अगर मैं चाय में चीनी डाल दूं तो चाय क्या हो जाएगी, ये मैं अपने से खुद एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। सर चाय मीठी हो जाएगी। ये जो मीठा टेस्ट आया किसकी वजह से आया, सर शुगर की वजह से आया। तो ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा केमिकल्स को या मिनरल्स को मिला देना। तो वो जो चाय मैंने मीठी की है, तो ये क्या, कौन सा सिस्टम है, ये एक फिजिकल सिस्टम है कि अगर मैं एक चीज में दूसरी चीज एंटर करूंगा तो उससे एक नया रिजल्ट निकल कर आएगा। तो बिल्कुल वही बात यहाँ की जा रही है, गवर्न्ड बाय फिजिकल लॉज।
इस पे कानून लगेंगे। अब ये नहीं कह सकते कि सर नमक डाले बिना एक चीज़ नमकीन हो जाएगी या नमक डालने से वो चीज़ नमकीन नहीं रहेगी, नॉट पॉसिबल। जैसे एक मुझे बड़ा प्यारा सा किस्सा लगता है, केमिस्ट्री की क्लास में एक दफ़ा हुआ था कि सर ने मजाक में कहा, हम छोटे थे 9th क्लास में थे आपकी तरह ही, इतने एल्डर स्टूडेंट नहीं थे, जीनियस नहीं थे। आप लोग जीनियस हैं, ये जो न्यू जनरेशन है ये जीनियस है, हम इतने जीनियस नहीं थे। तो हमसे कहा गया कि अगर मैं रेत और नमक को बच्चों मिक्स कर दूं तो बताओ मुझे कि रेत अलग कैसे करूंगा। तो हम आपस में सोचने लगे कि यार कैसे अलग करेंगे रेत को, दोनों का साइज सेम है। तो वो मिक्स हो गया आपस में, तोड़ा बना दिया सर ने, अब कैसे इसको अलग करें। अगर उसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं तो हम रेत अलग कैसे कर सकते हैं, छान के भी तो नहीं कर सकते, साइज सेम है। इतना दिमाग काम नहीं कर रहा भैया, उसको एक बाल्टी में डालो रेत को और जो भी नमक आपका मटेरियल इकट्ठा हुआ और उसमें पानी डाल दो और मिक्स करो। अब जो नमक है वो वाटर में क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद पानी को उतार दो तो क्या बचेगी, रेत बचेगी। तो ये फिजिकल लॉज हुए ना, हमें पता है कि नमक पानी में मिक्स हो जाएगा, रेत मिक्स नहीं होगी, तो ये फिजिकल लॉ हुआ। आई थिंक अब आप बात को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल बुक में दी गई है, बुक में काफी डिटेल बताई गई है एंड वेरी गुड, तो उसे रट्टा मार लेना है, ठीक है, क्योंकि पेपर भी तो देने हैं ना। या तो एग्जांपल क्या दी गई है, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन गैस बनती कैसे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन केमिस्ट्री, एज यू वेल नो दैट। या सो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। फॉर्म्ड का मतलब होता है शक्ल में आना, बनना। जैसे इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आपको क्योंकि एग है, आप इसको बॉयल भी कर सकते हैं, तो वो फॉर्मेशन अलग किस्म की होगी, उसका प्रोसेस अलग तरह होगा। और क्योंकि ऑमलेट बनाना तो उसकी फॉर्मेशन की शक्ल अलग निकलेगी। फिर कोई कहते हैं हाफ फ्राई करना तो उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट हुई, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, इनपुट सेम है एग, लेकिन जब आप उस पर प्रोसेस डिफरेंट करोगे तो उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। वैसे ही फॉर्म का मतलब होता है इस शक्ल में आना, ठीक। अब बताया क्या जा रहा है, हाइड्रोजन गैस बनती कैसे है, फॉर्म में कैसे आती है, कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है। आई थिंक थोड़ा बहुत नॉलेज मिल रहा है कि इन तीनों को इकट्ठा कर दूं तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, बस ये बताना चाह रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। केमिकल सिस्टम्स, वर्ड से ही समझ आ गया, केमिस्ट्री की बात होने लगी है यार। केमिकल सिस्टम्स में जो बात बताई जा रही है, एक तो मैंने आगे लिखना था कि गवर्न्ड बाय, वो मैं भूल गया तो मैंने एंड पे लिख दिया, माजरत उसके लिए। केमिकल सिस्टम्स गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ केमिस्ट्री, सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री के जितने रूल्स हैं उनके यूजेज से जितने सिस्टम्स चलाए जाते हैं उन्हें केमिकल सिस्टम्स कहते हैं, बस इतनी सी बात है। और डेफिनेशन में क्या बताया गया, ये मजे की बात है और थोड़ी महंगी बात है, जरा सही से समझिएगा। इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस, अब ये सब्सटेंसेस क्या है, इनके ऊपर एक लंबी सी डिटेल से डिस्कशन की जा सकती है, लेक्चर दिया जा सकता है, टाइम नहीं है, शॉर्ट में बस बताने की कोशिश करता हूं कि सब्सटेंस कहते हैं किसको है। एक तो सब्सटेंस की भी कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं। उन एटम्स को, उन पार्टिकल्स को, उन चीजों को कहते हैं जो दुनिया में मौजूद हैं और जिनको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे शायद आपको सुन के अजीब लगे, इसकी एक टाइप में, सब्सटेंस की एक टाइप आती है प्योर सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब है, जो कुदरती तौर पर प्योरली अलग से कैटेगरी में मिला है, जैसे डायमंड, हीरा। अब उसको आप किसी और पर्पस के लिए इतना खासा यूज नहीं कर सकते या उसे किसी और प्रोडक्ट में मिक्स करके कुछ और नहीं बना सकते, तो उसे हम प्योर सब्सटेंसेस, नेचुरल सब्सटेंसेस भी कहते हैं। फिर आते हैं कंपाउंड सब्सटेंसेस, मैंने बताया ना इसकी काफी टाइप्स हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनको दूसरों से मिला के एक तीसरी चीज बनाई जाती है। बात समझ पा रहे हैं ना, कि दो चीजें मिलकर एक तीसरी चीज बन गई। जैसे अभी भी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिल जाते हैं तो एक हाइड्रोजन गैस बन जाती है। आपको हैरानगी होगी सुनकर जब हम अगले एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं इस टॉपिक पे वापस आता हूँ। ये बात माइंड में रखिएगा, जब इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे काफी हैरानगी होगी। जा इन्वॉल्व सब्सटेंसेस एंड वेयर, सब्सटेंसेस तो इन्वॉल्व कर हैं, यानी इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, इस प्रोसेस में। केमिकल सिस्टम्स में कौन इन्वॉल्व होता है, सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये वर्ड लाइन मेरी याद रखनी है। केमिकल सिस्टम्स में इन्वॉल्व कौन होता है, कौन मुदाखलत करता है, कौन अपना एक्शन परफॉर्म करता है, सब्सटेंसेस। और सब्सटेंसेस के क्या, यानी सब्सटेंसेस अगर काफी सारे एटम्स हैं तो आपस में क्या करते हैं, तो तीन चीजें करते हैं। ये बहुत ही पॉइंट की बात है। सबसे पहले इंटरेक्शंस करते हैं। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना। जब हम किसी से मिलने जाते हैं या अपनी वालदा के साथ जाएं या किसी के साथ भी, तो वो अक्सर होता है ना, क्योंकि बड़ा बुला के कहता है बेटा इधर आओ, इनका ये नेम है, ये तुम्हारे ये लगते हैं, तो वो जो हो रही है उसे कहते हैं इंटरेक्शन। किसी से मिलना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, राब्ता कायम करना। तो सब्सटेंस आपस में इंटरेक्शन करते हैं और क्या करते हैं भाई,
ट्रांसफॉर्मेशन, या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। अगर आप मूवीज देखते हो और बॉडी बिल्डिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो, तो जब कोई लीन पर्सन यानी कि सुकड़ा सकड़ा सा आदमी, बड़ा ही लीन बॉडी वाला, सुखी सी बॉडी वाला आदमी मैस गेनिंग करता है, डाइट अच्छी लेता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, मसल बिल्डिंग करता है, सॉरी मेरा सेलफोन बज रहा था, मसल बिल्डिंग करता है और अपनी बॉडी को इंक्रीज कर लेता है, तो हम कहते हैं उसने अपनी बॉडी को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। यानी कि वो बंदा वही है, लेकिन उसने अपनी बॉडी के मसल्स को ट्रांसफॉर्मेशन करके, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करके एक नई शक्ल बना ली है। अब बात को आप पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि चीज वही थी लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया गया तो वो अपनी शक्ल को थोड़ा चेंज कर रहा है, तो उस चीज को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो सब्सटेंस इंटरेक्शन करते हैं आपस में, चेंज हो सकते हैं। जैसे एक छोटी सी और एग्जांपल ले लेते हैं, आप जल्दी से बात को समझ जाएंगे। मक्खन है, ठीक है, अब मक्खन को जब आप ज्यादा गर्म करते हो एक लेवल की हीट के ऊपर, तो वो देसी घी बन जाता है। तो समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? वो अपनी नेचर ही चेंज थोड़ी सी कर लेता है। आई थिंक आप बात को पकड़ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूध है, उसे इतनी ज्यादा हीट पे पकाया जाता है कि वो थोड़ा थिक होने लग जाता है, तो खोया बन जाता है। तो सब्सटेंस क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और एक और काम भी करते हैं, एंड रिएक्शन। जी हाँ, रिएक्शन भी करते हैं। जैसे शायद आपको मतलब हैरानगी होगी सुन के, पर नॉलेज के लिए अच्छा है, कई लोगों को तो पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए कि जो दही बनता है वो इस चीज से बनता है, रिएक्शन से बनता है। जी हाँ, बैक्टीरिया की वजह से। कईयों को तो पता भी होगा कि हम गरम गरम दूध बड़े अच्छे से, जो दही बनाते हैं उनको देख लिया करें, या रमजान में अक्सर घरों में अक्सर होता है ऐसा, मेरे घर में भी होता है, दही खुद जमाया जाता है, तो वालदा से जरूर सीखिए कि दही कैसे जमाया जाता है। या अगर आप स्कंजवी को भी देखें तो स्कंजवी भी क्या है, आप इन तीनों में से उसके लिए क्या एग्जाम्पल चूज करना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि वो कंपाउंड है, उधर से पानी आ गया, इधर से नमक आ गया, उधर से चीनी आ गई, जो चीनी डालते हैं, तो मिक्स करने के बाद अगर उसमें थोड़ा और वाटर ऐड कर दिया जाए तो स्कंजवी बन गई, तो वो भी कंपाउंड हो गया। तो ये सारे के सारे कौन से सिस्टम्स हैं? ये केमिकल सिस्टम्स हैं। तो केमिकल सिस्टम को आसान लफ्जों में बताना चाहूँ तो इतना है कि इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, जो अपना किरदार अदा करते हैं, वो है सब्सटेंस। और सब्सटेंस की तीन शक्लें हो सकती हैं या वो तीन फॉर्म में आ सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? इंटरेक्शन कर सकते हैं आपस में, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और वो रिएक्शन कर सकते हैं। आई थिंक बात पकड़ में आ गई, समझ आ गई हो। ओके, गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ केमिस्ट्री, ये मैंने पहले बता दिया। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसकी बुक में एग्जांपल भी दी गई है, वाटर या हमारा पानी H2O, जिसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। और हमें पता है 72 to 73% हमारी बॉडी जो है वाटर पे कंटेन करती है, और ह्यूमन बॉडी को एक दिन में 16 ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम करने चाहिए, पीने चाहिए, या इतना ही पानी पीना है। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? H2O। वाटर बनता कैसे है? वाटर इज फॉर्म्ड, वाटर बनता है, फॉर्म्ड मतलब भाई शक्ल में आ जाता है अपनी। कैसे? व्हेन हाइड्रोजन एटम्स का बॉन्ड प्लस ऑक्सीजन एटम्स का बॉन्ड, जब ये आपस में मिल जाते हैं, बस बड़ी आसान सी बात है, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब ये दो चीजें आपस में मिलती हैं तो उससे पानी बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी तो इंसान बना ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि नेचुरल सिस्टम में आता है, तो नेचुरल चीज तो हम बना ही नहीं सकते। लेकिन हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें अगर आप गौर करो तो मैंने जितनी एग्जांपल्स दी वो तो हम ही गा रहे हैं, मतलब ये नेचुरल सिस्टम में आता है, चीज नेचुरल सिस्टम के मुताबिक चल रही है, लेकिन उसमें इंसान की थोड़ी बहुत मुदाखलत इसमें तो हो सकती है केमिकल सिस्टम्स में। क्योंकि अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आप गौर करें, फिजिकल लॉज, इन पे फिजिकल लॉज लग रहे हैं, किस पे? फिजिकल सिस्टम्स पे, इस पे केमिकल लॉज लग रहे हैं, ह्यूमन कर सकते हैं उनको। कैसे? मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी मूवी है जो मैंने पहले भी 1-2 लेक्चर पहले भी आपको रेकमेंड की थी, अब भी कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर ये पानी बनाता है। क्या क्या कहा सर आपने, कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि पानी बना लिया उसने, बनाया उसने, क्योंकि वो मार्स पे फंस जाता है। द मार्शियन मस्ट 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 वॉच, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखनी, इससे काफी नॉलेज आएगा। देखिए, हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला दें तो उससे वाटर बनता है, पानी बनता है। तो मूवी में भी एक सीन आता है कि उसे मार्स के ऊपर, मरीख के ऊपर, दूसरा जो सियारा, एक अर्थ है एक मार्स है, जो ह्यूमन अर्थ के काफी नेबर में है, तो वहां पे इनका जो स्पेसशिप है वो फंस जाता है, सैटेलाइट पूरा पूरा फंस जाता है। अब बाकी सारे दोस्त वापस आ जाते हैं, ये केला जो मुझे इनका नाम भूल गया, हीरो का, भारत, ये वहां पे फंस जाते हैं। अब इन्हें वहां जिंदगी बसर करनी है कुछ साल तक, जब तक उन्हें कोई लेने नहीं आया। वहां आलू उगाने और उसके लिए खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए, और वो बोटनिस्ट होता है इसलिए उसे काफी नॉलेज होता है, तो वो पानी बनाता है। खैर मैं वो सीन नहीं सुनाना चाहता, काफी टाइम लग जाएगा। अभी बात सिर्फ इतनी शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि वाटर को बनाया जा सकता है, तो उस मूवी को जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि क्या वाटर को बनाया जा सकता है। भाई जब केमिस्ट्री के और फिजिक्स के नेचुरल अल्लाह के लॉज हमें पता चल गए,
अल्लाह ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम उन कुदरती करिश्माती मोजज़ों के फार्मूलाज को समझने में थोड़ी अकल इस्तेमाल कर सकें। तो हम उस फार्मूले तक अगर पहुंच गए तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये ऐसे बनेगा। तो ये भी तो अल्लाह की सीखी हुई ना, अल्लाह ने हमें सिखा दिया कि तुम ये सीख लो और बना लो। अब अल्लाह ने वो बना बनाया दे दिया, ये अल्लाह की रहमत और मेहरबानी है कि हमें बना बनाया मिल गया। तो बात यह है कि पानी को बनाया जा सकता है, तो इसका सिंपल आंसर है जी हाँ, पानी को बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या? वो ये है, और बाकी सारी की डिटेल मूवी में वो डिस्कस करेगा। हमारा टॉपिक जो था, आई थिंक आपको कुछ ना कुछ नॉलेज और समझ जरूर आ रही है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है क्लास में नॉलेज भी आए और स्टडी भी अच्छे से होती जाए, ये दोनों चीजें मिलकर चलें, और लाइक और नेक तो बनना ही है। खैर हमारा टॉपिक लेंथी होता जा रहा है, अभी 2 इसकी टाइप्स रहती हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। बायोलॉजिकल सिस्टम्स इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ दैट। थर्ड टाइप क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे आपको बायोलॉजिकल वर्ड पढ़ के ही समझ आ गई होगी, बायोलॉजी की बात होने लगी है, बिल्कुल ठीक बात है। गवर्न्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजी का भी तो एक प्रोसेस है ना, ह्यूमन बॉडी जैसे काम करती है, ह्यूमन नेचर जैसे काम करती है। अक्सर लोगों के माइंड में ना फौरन ह्यूमन बॉडी आ जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें बोटनिस्ट भी होते हैं, यानी जूलॉजी एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, बॉटनी एक अलग कैटेगरी है, तो वो कैटेगरीज भी होती हैं। अब इसमें क्या क्या आता है जरा इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। गवर्न्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक लाइन माइंड में आ गई, याद हो गई। सच एज क्या क्या बायोलॉजिकल सिस्टम में आखिर हो क्या क्या रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, जिसमें कुछ चुनिंदा चीजें ये हैं जो कि कॉमन है हर एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। वो सबसे पहले क्या है? ग्रोथ। बिल्कुल ठीक बात है। जितने बायोलॉजिकल सिस्टम्स अगर आप गौर करो तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो रही है। अगर आप नींबू का पौधा लगा देते हैं, लेमन का, तो वो प्लांट खुद ब खुद उग रहा है ना, ठीक है। आप खाद डाल रहे हैं, पानी डाल, अपनी मुशक्कत आपकी सारी जारी है, लेकिन उसकी ग्रोथ आप थोड़ी कर रहे हैं, वो तो नेचुरली हो रही है। तो ये नेचुरल सिस्टम हो गया। वैसे ही ह्यूमन बॉडी है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप डाइट खिलाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, अपनी रूटीन से पूरा नॉलेज देते हैं, लेकिन उसकी जो ग्रोथ हो रही है ब्रेन की, बॉडी की, फिंगर्स की, आईज की, ब्रेन की, हर चीज की, वो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो रही है, नेचुरल हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ भी इसके अंदर आती है। अच्छा, ग्रोथ के बाद दूसरा पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? चीज का आगे बढ़ना। तो मैं एक एग्जांपल देके इसकी भी समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने एक फल लगा था दरख्त के ऊपर, जाकर तोड़ लिया, ठीक है, तो वो टहनी के ऊपर फिर से एक अंकुर फूटेगा, एक फूल लगेगा, ऑटोमेटिकली फिर से वहां फल बनना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, उसी टहनी के ऊपर किसी और पॉइंट पे भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, कि वो चीज और आगे बढ़ रही है। ह्यूमंस आते हैं तो उनकी अगली जनरेशन आती हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बात पकड़ पा रहे हैं ना आप? समझ पा रहे हैं? जैसे खेती बाड़ी करते हैं किसान, तो किसान क्या एक जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं एक सीजन में, और उसके बाद क्या कि कोई और जमीन ढूंढने लग जाते हैं कि नहीं, यहाँ से तो हमने इस साल की कटाई जो है वो कर ली, नहीं अब हमें और जमीन चाहिए जहाँ पे हम दोबारा से बीज बोएं, वहां पे दोबारा से खेत उगेंगे। नहीं, जहाँ से खेत आपने कटिंग की है, अपनी जितनी भी आपकी ज़मीन पे आपकी खेती बाड़ी हुई थी, उसकी कटिंग करने के बाद दोबारा से बीज बोएंगे, या जितनी भी फसल की खाद की मेहनत के लिए काश्तकारी आप करेंगे, मेहनत करेंगे, वो दोबारा से फसल वहीं उग पड़ेगी। तो रिप्रोडक्शन हो तो रही है। तो पहला पॉइंट था ग्रोथ होती है, बिल्कुल ठीक, बायोलॉजिकल सिस्टम में ग्रोथ आती है, रिप्रोडक्शन आता है, और मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, चलो ह्यूमन बॉडी कह रहा हूं, ह्यूमन बॉडी के लिए तीनों बातें पकड़ लेते हैं। ग्रोथ होती है, बिल्कुल ठीक है। रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है। एंड मेटाबॉलिज्म, आपका निज़ामी इनहज़ाम, इस तरह करके कोई वर्ड है उर्दू का, मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया था, लेकिन मुझे लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा भूल रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी का पूरा जो प्रोसेस अंदर का खाना आप खाते हैं वो हजम हो जाता है, आपको एनर्जी अलग से मिल जाती है, फैट्स अलग से मिल जाती हैं, प्रोटीन्स अलग से मिल जाती हैं, कैल्शियम, विटामिन सब अलग अलग हो जाते हैं। तो आपकी डाइट का एक पूरा सिस्टम चलता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी आएगी जो मैं यहाँ पे थोड़ी डिटेल से आपको बताऊंगा, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि मेटाबॉलिज्म अच्छा केमिकल्स के जरिए काम करता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे देके फिर जल्दी से अगले टॉपिक पे जाता हूँ। इमर्ज फ्रॉम केमिकल सिस्टम्स, ये इमर्ज वर्ड को आपने माइंड में रखना है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इमर्ज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का दूसरी चीज से अगली शक्ल में आ जाना। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि एक चीज पहले ही मौजूद थी, उसको और बेहतर बना दिया गया अगला मॉडल जब आया, तो वो चीज इमर्ज हुई है पिछली चीज से, यानी वो उससे जुड़ी भी हुई है और उससे बेहतर भी आगे वाली। तो उससे इंस्पायर होकर अगर कोई चीज बने, जैसे हम अक्सर सुनते हैं रीमेक हुआ किसी मूवी का, ये जो स्टोरी थी उसको देख के लिखी गई, तो उसे भी हम इमर्ज कहेंगे। उसके मुताबिक किया गया, उससे रिलेटेड है लेकिन उससे बेहतर है और उससे आगे है, ये भी कह सकते हैं, और उससे कनेक्शन रखता है, ये भी कह सकते हैं। तो इमर्ज का ये मतलब है। तो बताया क्या जा रहा है कि बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो इमर्ज हुआ किससे? केमिकल सिस्टम से। या दिस इज शॉकिंग स्टेटमेंट बट इट्स ट्रू। जो आपका केमिकल सिस्टम है उसको इमर्ज करके थोड़ा और बेटर करके ह्यूमन बॉडी में डाल दिया गया, बिल्ट इन आया, यानी बिल्ट इन बना बनाया फंक्शन आया आपकी बॉडी के अंदर,
उसे मेटाबॉलिज्म ही कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल से बता नहीं सकता, टाइम कम है, लेकिन मैं शॉर्ट वे में जरूर बताता हूँ। व्हेन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स वे, बात यही बुक में लिखी थी, मैंने वही यहाँ लिख दी। जब मॉलिक्यूल्स आपस में, बॉडी के मॉलिक्यूल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स वे का क्या मतलब, एक अजीब तरह से या बहुत ही पेचीदगी वाला मामला जिसे ह्यूमन समझे बड़ा मुश्किल है इसके लिए, तो ये भी तो एक केमिकल सिस्टम हुआ। तो केमिकल सिस्टम से वो चीज़ क्या बन गई, बायोलॉजिकल सिस्टम बन गई, क्योंकि ह्यूमन के अंदर हो रहा है मेटाबॉलिज्म। तो जब आप बॉडी के अंदर फाइबर खाते हैं, फाइबर से रिलेटेड कोई फूड खाते हैं, फाइबर क्या होता है, जो आपकी बॉडी की सफाई करता है, आपका वेस्टेज अलग करता है, आपकी बॉडी की पावर को अलग करता है। तो वेस्टेज बॉडी से निकालने के लिए फाइबर की जरूरत पड़ती है, जो कि सबसे ज्यादा एनरिच्ड होता है एप्पल के अंदर। गंदम में भी होता है बहुत थोड़ा, लेकिन एप्पल, वो सुना होगा आपने, एन एप्पल्स अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। उसके पीछे यही रीजन है कि आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए फाइबर चाहिए। और हमारे यहाँ जो डाइट्स हैं, ब्रेड खा ली, चावल खा लिए, सालन खा लिया और ज़्यादातर सब्जियां खा ली, वो सब्जियां जैसे आलू हो गए जिनमें फाइबर नहीं है, नान खा लिया, बिरयानी खा ली, तो फाइबर नहीं मिला आपको। तो अगर आप फाइबर लेना चाहते हैं तो यहाँ एंजाइम्स ले लीजिए, दही के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी वही काम करते हैं, हेल्प करते हैं उसी काम में। तो फाइबर और एंजाइम्स, ये केमिकल्स ही हुए ना, बॉडी के अंदर जाते ही। जैसे सिट्रिक एसिड है, लेमन के अंदर होता है। मैं रोज सुबह उठकर सबको सजेस्ट भी यही करता हूँ कि गर्म पानी का गिलास लो, उसमें एक लेमन निचोड़ दो पूरा और इसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ दो, और वो जब हल्का सा गर्म, थोड़ा सा कम हो जाए गर्म, फुल गर्म है ना, हल्का सा कम गर्म हो जाए तो उसे पी जाओ, बिल्कुल निहार मुंह, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, नीट हो जाएगी अंदर से। तो पॉइंट क्या था, तो वो भी सिट्रिक एसिड है। ठीक है, तो आपकी बॉडी को एक कॉम्प्लेक्स किस्म का इंटरेक्शन के प्रोसेस में ले गया। बात पकड़ पा रहे हैं, मैं थोड़ी मुश्किल नहीं करना चाह रहा बात, आसान लफ्जों में इतना कि आपकी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसीलिए ये बात लिखी है कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो इमर्ज हुआ किससे, केमिकल सिस्टम से। आई थिंक थोड़ा बहुत टूटा फूटा समझ जरूर आ गया होगा, जो मेरी फीलिंग थी वो जरूर समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आखिरी पॉइंट, साइकोलॉजिकल सिस्टम्स। तो ये गवर्न किस पे होंगे, साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी पे जब भी बात आती है तो मैं हमेशा 99% हमेशा सबको यही कहता हूँ कि ये मूवी जरूर देखनी है, भूल भुलैया 2007 या 8 में आई थी, जरूर देखनी है। उसमें एक बड़ी पॉइंट वाली बात है, तो वो मूवी अच्छी है, नॉलेज देती है काफी ज्यादा आपको, और एक काम की बात बताई जाती है, साइकोलॉजी हमें समझा जाती है कि साइकोलॉजी होती क्या है, कि एक ह्यूमन के अंदर क्या दूसरा ह्यूमन किस तरीके से असर कर सकता है कि वो एक इंसान कुछ और ही बन जाए, कुछ और इंसान बन जाए। यानी मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, मेरा एक नाम रखा गया पेरेंट्स की तरफ से, मैं उसी आइडेंटिटी से जाना जाता हूँ, मेरी वही आदतें, वही बातें हैं। लेकिन अगर मैं कोई और इंसान बन जाऊँ, यही बॉडी, यही शक्ल, यही चेहरा, यही सब कुछ हो, लेकिन मैं अचानक से सुबह उठूँ और अलग इंसान हूँ, तो ये शॉकिंग चीज़ होगी। तो इसके लिए साइकोलॉजी को पढ़ना बड़ी अच्छी चीज़ है। हमने नॉलेज वाला और लाइक इंसान बनना है, नेक लाइक दोनों बनना है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल सिस्टम किस पे डिपेंड करते हैं, साइकोलॉजिकल लॉज पे, गवर्न्ड बाय साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स, लॉज, कानून, लफ्ज बदल दिए, बस बात वही है। तो ये कहाँ से आए, ह्यूमंस ने डिस्कवर किए, सालों की रिसर्च ने डिस्कवर किए। बहुत से लाइक डॉक्टर्स आए जिन्होंने ब्रेन को स्टडी किया, ब्रेन के नोट्स बनाए, इसकी ग्रोथ के बारे में स्टडी किया, किसी ने इसके सेल्स की मूवमेंट के बारे में, डिफरेंट किस्म के लोगों ने इस पर रिसर्च की, और फाइनली उसके कुछ लॉज बना दिए गए। उन्हें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये फील्ड उसी में जाती है। तो साइकोलॉजिकल सिस्टम भी कैसे बना, अल्लाह की तरफ से बनाया। कैसे, सच है जिसमें आता क्या क्या, अब खुद ही समझ जाएंगे, ये तो अल्लाह की तरफ से है। सच है जिसमें क्या क्या आया, थॉट्स आए, हमें जो सोचें आती हैं, सोच सकते हैं हम। क्या कोई इंसान सोच बना सकता है, नहीं सर, ये तो अल्लाह की तरफ से हमें फीलिंग आती है या हम सोच सकते हैं, ये एक सिस्टम कुदरती तौर पे है, बिल्कुल कुदरती तौर पे वर्ड आ गया। तो थॉट प्रोसेस इज अ नेचुरल सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से इमोशंस, अब जो फील करते हैं, किसी ने दर्द पहुंचाया, चोट पहुंचाई, बड़ी तकलीफ हुई किसी की बात सुनकर, दिल फट सा गया तो रोना आ गया, दैट इज इमोशंस। या ऐसे ही आए तो पता चला तुम फर्स्ट आए हो, आज तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। छोटे होते कोई छोटी छोटी बात से बड़ी खुशी हो जाती थी। वैसे ही एक बैट नया आया है, आज साइकिल मिल गई, नहीं, क्या बात है, खाने को दिल कर रहा था, बहुत भूख लगी हुई है, मर्जी का खाना लज्जत के साथ सामने आ गया, पहला निवाला लगाते ही जो मजा आया, इमोशंस जागे। तो ये सारी चीजें नेचुरल हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल सिस्टम में थॉट्स आ गई, इमोशंस आ गए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेंटल प्रोसेस आ गया। मेंटल प्रोसेस इतनी लेंथी बात है कि मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूं तो शायद घंटे गुजर जाएं, लेकिन मैं शॉर्ट वे में बस इतना बताऊंगा कि मेंटल प्रोसेस में सिर्फ ये चीजें नहीं आता कि सोचे क्या है, आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी भी आती है। ये जो मेरे हैंड मूव कर रहे हैं, ये भी मेंटल प्रोसेस से हो रहा है।
मैंने जो अभी लिखा है मेंटल प्रोसेस से हुआ, ये मैंने वॉच पहनी, मैं इस पर टाइम देख रहा हूँ, ये मैं जो देख रहा हूँ, मेरी आइज को जो ऑर्डर आया इधर देखो, ये मेंटल प्रोसेस में है। यानी ह्यूमन बॉडी की ईच एंड एवरी मूवमेंट, ईच एंड एवरी फंक्शन कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंटल प्रोसेस। हर चीज मेंटल से, माइंड से कंट्रोल की जाती है। तो मेंटल प्रोसेस हो, सोचे हो, इमोशंस हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। क्योंकि कैसे, तो मैं इसकी एक सादी सी एग्जांपल दूंगा तो आप फौरन से समझ जाएंगे। अगर किसी पर्सन को ब्रेन पे चोट लगे, ठीक है, गौर से सुनिएगा, तो उसकी याददाश्त चली जाए किसी वजह से, मूवीज में हम अक्सर देखते हैं, तो उसका साइकोलॉजिकल सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया। क्या अब प्रूफ करूं? अभी प्रूफ करता हूं। जिस मदर को देखने से इमोशंस जागते थे कि मुझे इनका ख्याल रखना, इनकी खिदमत करनी, इनका ख्याल करना है, बड़ी अहादीस आई हैं कि मैंने इनकी खिदमत में जुटे रहना है, वो सारी इमोशंस गायब हो गए। क्यों? फीलिंग ही नहीं आ रही कोई उसको, किसकी याददाश्त चली गई है, नहीं ये क्योंकि याद ही नहीं। ठीक वैसे ही उसकी थॉट्स डिफरेंट हो गई, क्योंकि उसे हम थॉट किस बेस पे आती हैं? ब्रेन में सेव्ड मेमोरी और डाटा की बेस पे। अगर आप जन्नत के बारे में मैं कहूँ सोचो, तो जिसने कुंग फू पांडा 3 देखी है, हो सकता है उसके माइंड में वो व्यू आ जाए जहां पांडा अपने घर जाता है। तो आप जब भी कुछ भी सोचते हो तो उसके पीछे बैकग्राउंड में आपकी मेमोरी काम करती है, डाटा काम करता है, तो थॉट्स भी उस पर आ गई। तो आपने उसका साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस था उसको खराब कर दिया, अगर उसके ब्रेन पे चोट लग गई और उसकी याददाश्त चली गई तो इसीलिए मेंटल यानी माइंड ही सब कुछ है। अगर माइंड डेड है तो सब कुछ डेड है, इसलिए माइंड इज द मेन पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, बात आई थिंक आप समझ गए हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल सिस्टम कुदरती तौर पे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं और कुदरत ही इसको चला रही है। हम उसको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा तेज होने में मदद कर सकते हैं बेहतर, जैसे हम फल और पौधों की मदद करते हैं कि अगर एक पौधा उग रहा है उसकी खाद अच्छे से की जाएगी, पानी टाइम पे दिया जाएगा, धूप अच्छे से जितनी चाहिए उतनी ही मिलेगी, और सारी चीज़ें जो उसको रिक्वायर्ड है। हर पौधा अपनी नेचर का होता है। नींबू के पौधे को अलग तरह की धूप चाहिए, पानी अलग तरह से चाहिए, गंदम को अलग तरह से चाहिए, गुलाब के फूल का अलग ही सीन है पूरे का पूरा। तो हर एक का अपना नेचर के अकॉर्डिंग काम चलता है। बताना क्या चाह रहा था, आई थिंक आप समझ गए हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आता है बड़ा मजे का, वो ये है, जैसे वो इमर्ज हुई थी केमिकल सिस्टम से, कौन सी फील्ड? बायोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम कहां से इमर्ज हुआ है? बायोलॉजिकल सिस्टम से, या ये इमर्ज हुआ है बायोलॉजिकल सिस्टम से। वो कैसे जी? देखें, बायोलॉजिकल सिस्टम पूरे का पूरा एक सिस्टम है जिसमें पूरी ह्यूमन बॉडी, पूरी बायोलॉजी, इसमें सिर्फ इंसान नहीं आता है, जानवरों का सिस्टम भी आ गया, पौधों का भी, सारों का सिस्टम आ गया बायोलॉजिकल, नेचुरल जितनी चीजें हैं। ठीक है, फिजिकल सिस्टम जो साइकोलॉजिकल जो सिस्टम है तो वो भी बॉडी के अंदर ही आता है ना, तो वो बायोलॉजी से ही आएगा ना। लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है, तो मैं वो थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। When brain give rise to thoughts, बिल्कुल ठीक बात है जो भी मैं बात कर रहा था। ब्रेन ही तो राइज देता है, उजागर करता है किनको? थॉट्स को, सोचों को। तो ब्रेन किस में आता है? बायोलॉजी में। बात समझ पा रहे हैं? ह्यूमन बॉडी में ही आता है ना, तो उसको बायोलॉजी सिस्टम से ही तो इमर्जिंग मिली है कि उसको और बेहतर बायोलॉजिकल सिस्टम अगर ना होता, हमें ना पता होता कि ब्रेन को पावर देनी है, ब्रेन को तेज करना है, ब्रेन को यूज करना है, इसके लिए ये करना, और इसके लिए एक्सरसाइज भी होती है, डिफरेंट किस्म का नॉलेज है, तो हम इसको कैसे आगे बढ़ा पाते? ठीक वैसे ही साइकोलॉजी कहां से निकली? बायोलॉजिकल सिस्टम से ही आगे बढ़ी है। समझ पा रहे हैं ना कहां से ये आगे पहुंची है? ठीक है, एग्जाम्पल कुछ यूं थी, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। हमारे जो इमोशंस हैं और जो हमारा बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं या जागते कैसे? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेहतर बनाना या जागना। आपने अक्सर सुना होगा ही इज इन्फ्लुएंसर, इसका मतलब है कि वो लोगों में इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें जगाता है, उन्हें नॉलेज देता है, मोटिवेट करने की कोशिश करता है, उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश करता है कि कुछ करो। दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्फ्लुएंसर कौन था? हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी। उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर आ ही कोई नहीं सकता। एक पूरी दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करके चले गए कि हमें पैदा क्यों किया गया, और सारे सवालों के 99% क्लियर जवाब देकर भी चले गए, बल्कि 100% ही कुछ लोगों के लिए। तो बताना क्या चाह रहा हूं कि इमोशंस और बिहेवियर विच इन्फ्लुएंस्ड, वो किससे जागते हैं? हमारे जो इमोशंस हैं या जो हमारा बिहेव है वो इन्फ्लुएंस किससे होता है? इंडिविजुअल, हर एक का अपना अपना जो एक्सपीरियंस रहा है और उनको जो इन्वायरमेंट मिला है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल से आपको अभी समझा देता हूं, आप कहेंगे हाँ अब समझ आ गई है, तुम क्या कहना चाह रहे हो, हमें फीलिंग समझ आ रही है। ठीक है, हमारे जो इमोशंस और बिहेवियर है, जैसे हम बैठे हैं और हमें कोई तंग नहीं कर रहा, गर्मी लग रही थी, हम एसी में बैठे, हमें सुकून आ रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद किसी ने एसी ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ थी तो पता नहीं चला किसने ऑफ किया, और किसी ने जोर से यहाँ पे हमें थप्पड़ मारा। गौर से सुनिएगा, 1 सेकंड पहले हमें सुकून मिल रहा है
और 1 मिनट के बाद जैसे ही किसी ने थप्पड़ मारा या कोई ऐसी एक्टिविटी हमारे साथ परफॉर्म की जिससे हमें गुस्सा आया या बुरा लगा, तो हमारे इंडिविजुअली हमें जो हमारे साथ जो फीलिंग अभी अभी जागी है, हमारे इमोशनल बिहेवियर हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं, हमारे इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल, अब दोस्तों में बैठे हैं, मजाक चल रहा है, शुगलबाजी हो रही है, दोस्ताना चल रहा है, गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्नोकर खेल रहे हैं या कोई लूडो खेल रहे हैं, एंजॉय चल रहा है, काफ़ी हंस खेल रहे हैं, फुल मज़ा आ रहा है। अचानक आपके सेलफोन पे कॉल आती है, अल्लाह कभी ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर वो बॉय फ़ोन उठाता है जी, तो उसे पता चलता है कि उसकी वालदा की डेथ हो गई है। अल्लाह कभी ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, या किसी के फादर का एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना करे कभी भी ऐसा हो, लेकिन एग्जांपल के तौर पे बस क्या। तो उस टाइम पे उसका इंडिविजुअल इन्वायरमेंट, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सनल, इनफरादी, अपने, उसके साथ जो हो रहा है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया, उसका जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से उसका बिहेवियर, उसके इमोशन बदल गए, सब कुछ बदल गया, 1 सेकंड के अंदर उसके लिए सब चेंज हो गया। तो हर एक का अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल एनवायरनमेंट होता है। जैसे एक और एग्जांपल मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एक दफ़ा एक दोस्त से बात हो रही थी, बस ये बात करके मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, सॉरी मैंने काफ़ी बोर कर दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये। तो दोस्त ने मुझे कहा, यार अजाब नहीं समझ आता कि कब्र में अजाब हो रहा है, हमें क्यों नहीं पता चल रहा, हम वहीं से तो गुजरे हैं। तो मेरे मन में ना एक आंसर आया, मैंने वैसे ही दोस्ती के तौर पे उसको बस बताया, लेकिन मुझे बात याद आ गई कि बात तो ठीक थी। अम्मी से भी आके डिस्कस की तो अम्मी कहती हाँ ठीक बात है। मैंने कहा कि जब हम नॉर्मल रूटीन में लेटे होते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया ना उसका आपको, कि वो कहता है जब अगर कब्र में अजाब हो रहा है किसी को तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा। एक तो हमें पता कि वो बरज़खी मामला ही, उमन को नजर नहीं आएगा कि वहाँ कौन सी आग जल रही है या कौन सा समुंदर सुकून देने के लिए मिला है, जैसे ठंडी हवाओं से मिल रही है, हमें नहीं पता। लेकिन वैसे एग्जाम्पल देने के लिए मैंने एक अच्छी सी बात सोच ली जो मेरे मुंह से निकल गई। अल्लाह कई दफ़ा मदद कर देता है, बात निकल जाती है मुंह से और वो अच्छी होती है। तो मैंने वालदा से आगे डिस्कस किया कि बिल्कुल ठीक बात है। वो कुछ यूँ था कि अम्मी जी अगर हम एक जगह बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, उनमें से एक आदमी को नमूनिया हुआ है, अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, उन्हें नमूनिया हुआ एक पर्सन को। अब वहीं पे बैठे हुए, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, और हमने पंखा चलाया हुआ है, ठीक है। अब हमें उस पंखे से भी गर्मी लग रही है, क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, हमें तो एसी चाहिए ताकि थोड़ा सा माहौल नॉर्मल हो सके। बाहर बहुत गर्मी लग रही है, इधर भी गर्मी लग रही है, और वो कंबल लेके लेटा हुआ है। वो कह रहा है पंखा भी बंद कर दो, हमने पंखा बंद कर दिया। उसने कहा मेरे ऊपर एक और कंबल दे दो। गौर करिएगा मेरी बात पे, इन्वायरमेंट सेम है सबका, उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट हुआ है, सबका एक्सपीरियंस सेम है, गर्मी लग रही, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हुआ है, तो उसका बिहेव भी डिफरेंट हो जाएगा, उसके इमोशंस भी डिफरेंट हो जाएंगे। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो साइकोलॉजी अटैक, उसको बीमारी लगी हुई है, एक उसका केमिकल सिस्टम खराब हुआ है, जिसकी वजह से उसका बायोलॉजिकल सिस्टम खराब हुआ है, इसकी वजह से उसका साइकोलॉजिकल सिस्टम भी खराब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें खराब हो गई हैं उसकी, सिर्फ एक चीज़ के खराब होने से। ह्यूमन बॉडी ऐसे ही काम करती है। तो एग्जाम्पल ये थी कि वैसे ही अगर उसे ज़ाब हो रहा है तो हमें समझ नहीं आ रही, वैसे अगर किसी को बुखार है, एक छोटी सी चीज़ है, तो उसकी फीलिंग जो है वो हम सबसे डिफरेंट है। तो ज़ात भी तो कुछ ऐसा ही होगा जो हम पे असर नहीं कर रहा। वैसे वो एक टॉपिक अलग है, उस पर डिबेट पूरी की जा सकती है, बताया जा सकता है कि वो हमारी अकल और हमारी सेंसेस से बाहर है, बरज़खी जो मामला है, हम उसे देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि ऐसा पॉसिबल है कि हम उसे फील नहीं कर पा रहे, दूसरा फील कर पा रहा है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये नेचुरल है, एक मौजज़ा है जिसको इंसान कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा, पर खोज में हमेशा लगे रहेगा, क्योंकि ये भी इसकी फितरत में ही है, खोज में लगे रहना। तो आई थिंक मैंने बोर कम किया है और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर दे दिया होगा, आई थिंक सो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, और ज़रूर रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए करिए अपने आसपास, अपने घर वालों का, अपने करीबों का, और अल्लाह आपको बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।